हेलो डियर फ्रेंड। इस वीडियो में हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे सीयूईटी के, जो कि 8 अगस्त को हुआ था। एंड दिस विल बी पार्ट 4, क्वेश्चन नंबर 31 से 40। क्वेश्चन 31 है, इन अ गाइजर मार्जन एक्सपेरिमेंट एन अल्फा पार्टिकल ऑफ एनर्जी 6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट हिट्स अ न्यूक्लियस ऑफ z इक्वल टू 72। द डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच कितना होगा? तो पहले मैं आपको डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच का फॉर्मूला बता देता हूँ, समझा देता हूँ कि ये होता क्या है। उसके बाद इजिली आप इसको कर पाएंगे। तो गाइजर मार्क्सन एक्सपेरिमेंट में क्या होता है कि हमें एक अल्फा पार्टिकल मतलब 2He4, ठीक है, उसको किसी न्यूक्लियस पर, जैसे यहाँ पर z इक्वल टू 72 है, उस पर हम इसको इम्पार्ट करवा रहे हैं। लेट्स से z इक्वल टू कितना है इसका 72। तो होगा ये कि मान लीजिए यहाँ पर कोई एक एटम है, एटम के अंदर क्या होगा, न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर कौन होगा, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है, प्रोटॉन पे चार्ज कैसा होता है, पॉजिटिव। तो अगर यहाँ से अल्फा पार्टिकल आ रहा है, अल्फा पार्टिकल पे चार्ज खुद में पॉजिटिव होता है, तो जब भी अल्फा पार्टिकल इस तरफ आ रहा है, लेट इसमें कुछ काइनेटिक एनर्जी है के। अब ये जब इसके पास आएंगे ना, यहाँ पर आपको पता है पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल में क्या होता है, रिपल्सन होता है। तो यहाँ पर ये एक टाइम तक तो आता रहेगा, लेकिन एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पर इसमें क्या होगा कि जो उसकी काइनेटिक एनर्जी है, ठीक है, वो इक्वल हो जाएगी, जो कि इन दोनों के बीच में पोटेंशियल एनर्जी होगी। और वो पोटेंशियल एनर्जी कैसी होगी, रिपल्सिव। मतलब कि जो यहाँ पर अल्फा पार्टिकल है और जो न्यूक्लियस के अंदर पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है यानी कि प्रोटॉन, उन दोनों में रिपल्सन होगा। अब इन दोनों में जो पोटेंशियल एनर्जी होगी, देखो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है के Q1 Q2 अपॉन में सेपरेशन R। तो जब ये दोनों चार्ज पार्टिकल मतलब एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पर आ जाएंगे, जिसको मैं बोल रहा हूँ R नोट, देखो क्या होगा, ये इसके पास आएगा, लेकिन ये पास तब तक आएगा जब तक कि इन दोनों में जो रिपल्सन एनर्जी है, मतलब रिपल्सन, इन दोनों में रिपल्सन होगा वो, तो जब तक इनकी रिपल्सन एनर्जी काइनेटिक एनर्जी के इक्वल ना हो जाए, तब तक ये इसके पास आता रहेगा। अब अब जो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच है ना, वो डिस्टेंस होता है कि ये कितना पास तक इस न्यूक्लियस के पास आ पा रहा है, वो होगा डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। तो यहाँ पर क्या होगा, इस पर्टिकुलर पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी बराबर हो जाएगी पोटेंशियल एनर्जी की। और पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या बताया, के की वैल्यू होती है 1/4πε0 Q1 Q2। अब देखो अल्फा पार्टिकल पर चार्ज कितना होता है, 2 E, तो 2E इसका चार्ज हो गया इनटू, यहाँ पर क्योंकि पॉजिटिव पार्टिकल मतलब कि प्रोटॉन है, प्रोटॉन के लिए जेड की वैल्यू कितनी होती है 72। एक पर चार्ज कितना होता है E, तो टोटल चार्ज कितना हो जाएगा 72 इंटू में E, मतलब टोटल चार्ज इसमें कितना हो जाएगा न्यूक्लियस के अंदर 72 टाइम्स E अपॉन में, यहाँ पर मैं लूंगा डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच R नोट। तो हमें R नोट फाइंड करना है। सो R नोट हो जाएगा हमारा 1/4πε0, ये हो जाएगा 72 इंटू 2 इंटू में E का स्क्वायर अपॉन में काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी यहाँ पर। अब सब वैल्यू पुट कर लेते हैं। R नोट इक्वल टू आएगा, ये 1/4πε0 की वैल्यू होती है 9 इंटू 10⁹, ये 72 इंटू 2 इंटू E की वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻19, और इसका करेंगे स्क्वायर अपॉन में काइनेटिक एनर्जी कितने 6। ये यहाँ पर ना स्मॉल एम है, स्मॉल एम का मतलब हो गया मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कैपिटल एम होता तो मेगा होता, स्मॉल एम मतलब मिली। तो मिली को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चेंज करने के लिए मैं 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो हमें ये फाइंड करना है, और यही होगा हमारा आर नोट, जो कि आएगा 17.28 इंटू 10⁻⁻7 के अप्रोक्स। और ऐसा कोई भी आंसर हमें गिवन नहीं है, तो एक्चुअली इसमें भी नॉट एप्लीकेबल हमें लिखना होगा। बाकी प्रोसेस यही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 32 है, अरेंज द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। इनको आपको बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन के टर्म में इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है। देखो आपने एक कहानी सुनी होगी, मतलब रियलिटी है। आप जब कुतुब मीनार पे जाओगे तो कुतुब मीनार में एक आयरन का पिलर है, जिसमें कभी जंग नहीं लगता, आयरन पिलर। ठीक है, एक्चुअली कहा जाता है कि आयरन जो होता है, मतलब ये रियलिटी है, आयरन का जो न्यूक्लियाई होता है वो मोस्ट स्टेबल न्यूक्लियाई होता है, क्योंकि उसकी बाइंडिंग एनर्जी सबसे ज़्यादा होती है। तो जैसे मैं आपको एक ग्राफ में दिखा भी देता हूँ, ग्राफ आपने एनसीईआरटी में काफ़ी पढ़ा होगा। देखो यहाँ पर ये जो एनर्जी है ये 1s2 1s3, ठीक है, ड्यूटेरियम ट्राइटेरियम में। फिर ये हीलियम, हीलियम पे पीक आ रहा है, फिर कार्बन ऑक्सीजन, इन सब पर पीक आ रहा है, जबकि
6Li 14N और ऑक्सीजन 18 पे ये पॉइंट मिनिमम एनर्जी, मतलब मिनिमम नहीं कह सकते पर मिनिमा एग्जिट कर रहा है। और फिर जैसे जैसे आप आगे जाओगे तो आयरन का आप देखो सबसे ज़्यादा बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन होती है, और यूरेनियम की फिर और डिक्रीज होती रहती है ऐसे यहाँ पर आकर के। और जो पार्टिकल आप यहाँ पर देखोगे ना न्यूक्लियाई, उनमें क्या होता है, वो चाहते हैं कि वो स्टेबल बने। अब स्टेबल बनने के लिए उनको इस तरफ आना पड़ेगा, मतलब उसकी उनको अपनी एनर्जी को इंक्रीज करना पड़ेगा, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन को। तो इसलिए क्या करते हैं, जो हैवी मास न्यूक्लियाई है ना, इनका एटॉमिक मास नंबर ज़्यादा है, तो हैवी मास न्यूक्लियाई में क्या हो जाता है, फिजन हो जाता है। ठीक है, आपने पढ़ा भी होगा यूरेनियम फिजन कर करके तो एनर्जी हम प्राप्त कर पाते हैं। और जो ये ड्यूटेरियम है, डाइटियम है, या 1s2 1s3, इनमें भी ये कैपेबिलिटी होती है कि वो अपना आप को फ्यूज करके एक हैवी मास न्यूक्लियाई बन जाए ताकि वो ज़्यादा स्टेबल हो जाए। जो आप इधर वाले न्यूक्लियाई देखेंगे उनमें होता है फ्यूजन। तो फ्यूजन और फिजन को भी हम इसी ग्राफ से एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो मैंने आपको क्या बताया, सबसे मोस्ट स्टेबल न्यूक्लियाई कौन सा होगा, आयरन। सबसे मोस्ट स्टेबल अगर ये है तो सबसे ज़्यादा बाइंडिंग एनर्जी भी इसकी होगी। और हमें इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है, तो आप ये देख लो कि ग्राफ में सबसे बाद में आयरन आना चाहिए। आयरन का कोड कितना है, बी। तो आप ये देखो फर्स्ट ऑप्शन में ही बी सबसे लास्ट में आ रहा है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, मतलब ये तो सोचने की बात है। बाकी अब मैं आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख भी देता हूँ। सबसे नीचे आप ये देखो कि यहाँ पर सबसे नीचे हाइड्रोजन है, तो सबसे कम बाइंडिंग एनर्जी कितनी होगी, किसकी होगी, हाइड्रोजन की। फिर उसके बाद कौन आ रहा है, लिथियम। ठीक है, फिर उसके बाद कौन आ रहा है, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के बाद ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के बाद आयरन सबसे मोस्ट स्टेबल न्यूक्लियाई है, तो यही हमारा कोड रहेगा। कौन कौन, पहले ई यानी कि हाइड्रोजन, फिर हाइड्रोजन के बाद कौन रहेगा, मैं इसको नंबर डाल देता हूँ। हाइड्रोजन सबसे पहले, हाइड्रोजन के बाद रहेगा लिथियम यानी कि 2, लिथियम के बाद रहेगा एन, नाइट्रोजन, फिर उसके बाद ऑक्सीजन, फिर उसके बाद आयरन। तो इस तरह से आप बढ़ते क्रम में लिख सकते हो। मेनली ग्राफ आपको ध्यान में रखना, और भी बहुत क्वेश्चन इस ग्राफ से बनते हैं। ये ग्राफ है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन एज अ फंक्शन ऑफ मास नंबर। क्वेश्चन नंबर 33 है, आपको बाल्मर सीरीज दी हुई है, आपको बताना है इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर वेवलेंथ में लिखना है। देखो पहले मैं आपको इन सब का मतलब बता देता हूँ। ये बाल्मर सीरीज है, लाइमन बाल्मर आपने पढ़ा होगा। मैं कुछ एनर्जी स्टेट बना रहा हूँ इस तरह से। देखो ये है एनर्जी लेवल n इक्वल टू 1 के लिए, n इक्वल टू 2 3 4 5, इसमें n इक्वल टू 1 होता है ग्राउंड स्टेट। अब बाल्मर सीरीज हमें कब मिलती है, जब कोई भी इलेक्ट्रॉन किसी भी ऊपर वाली ऑर्बिट से नीचे n इक्वल टू 2 पर आए, या तो ये हो सकती है पॉसिबिलिटी, या फिर n इक्वल टू 4 से n इक्वल टू 2 पर आ जाए, या n इक्वल टू 5 से n इक्वल टू 2 पर जंप कर जाए, या ये पॉसिबिलिटी है कि वो n इक्वल टू 6 से n इक्वल टू 2 पर आए, या ये भी प्रोबेबिलिटी है कि वो n इक्वल टू इन्फिनिटी है, मतलब काफ़ी दूर से n इक्वल टू 2 पर आए। अब देखो जो एनर्जी होगी डेल्टा ई, वो आपको फॉर्मूला पड़ा होगा, एच न्यू होती है या फिर एच सी अपॉन लैम्डा के बराबर होती है। यानी कि जो वेवलेंथ मिलेगी वो इन्वर्सली डिपेंड कर रही होगी किस पर, चेंज इन एनर्जी पर। अब एनर्जी में चेंज कब ज़्यादा होगा, जब वो काफ़ी दूर से आएगा। देखो जैसे n इक्वल टू 3 से n इक्वल टू 2 पर आए, तो इसको हम बोलते हैं एच अल्फा। फिर जब n इक्वल टू 4 से n इक्वल टू 2 पर आए, इसको हम बोलते हैं एच अल्फा के बाद बीटा, फिर ये एच गामा, ये एच डेल्टा, और जो इन्फिनिटी से आ रहा है उसको हम बोलते हैं एच इन्फिनिटी। अब आपको इसको क्या करना है, बढ़ते क्रम में निकाल लगाना है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर वेवलेंथ। तो आप ये देखो सबसे कम एनर्जी का गैप कब आएगा, जिसकी एनर्जी गैप सबसे कम उसका वेवलेंथ सबसे ज़्यादा। तो देखो जब इलेक्ट्रॉन सिर्फ n इक्वल टू 2 से, मतलब n इक्वल टू 3 से जस्ट n इक्वल टू 2 पर आ जाए, तो एनर्जी गैप बहुत ज़्यादा नहीं होगा यहाँ पर। जब एनर्जी गैप सबसे कम है, मतलब बाकी सब में देखो आप एनर्जी गैप आपको सबसे कम मिलेगा n इक्वल टू 3 से n इक्वल टू 2 पर। तो क्योंकि यहाँ पर डेल्टा ई मिनिमम होगा, तो यहाँ की जो वेवलेंथ होगी वो मैक्सिमम होगी, इसलिए मैं कह सकता हूँ कि जो वेवलेंथ होगी एच अल्फा की, वो होगी सबसे ज़्यादा। फिर उसके बाद आएगा वेवलेंथ ऑफ एच बीटा, फिर उसके बाद वेवलेंथ ऑफ एच गामा, फिर वेवलेंथ ऑफ एच डेल्टा,
और वेवलेंथ ऑफ एच इन्फिनिटी। अब हमें तो इसके ऑर्डर में लिखना है, तो एच अल्फा का मतलब क्या होगा, यहाँ पर एच अल्फा है हमारा ई, तो सबसे पहले आएगा, नहीं देखो हमें बताना है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर वेवलेंथ पे। अगर इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है ना, तो हम अपने आंसर की शुरुआत यहाँ से लिखना शुरू करेंगे, क्योंकि पहले सबसे छोटा फिर उसके बड़ा फिर उससे बड़ा, यही तो इंक्रीजिंग ऑर्डर होगा। तो एच इन्फिनिटी वाला सबसे पहले ऑप्शन में हम देखेंगे, एच इन्फिनिटी का कोड कितना है, एच इन्फिनिटी मतलब सी। फिर उसके बाद आएगा एच डेल्टा, एच डेल्टा का मतलब ये हो गया ए, सी के बाद ए, फिर उसके बाद एच गामा, एच गामा मतलब कि डी। अब आप ये देखो सी ए डी किस में मिल रहा है, सी ए डी इसी में मिल रहा है, इसमें तो सी ए बी है, तो इसमें तो है ही नहीं, ये भी गलत ये भी गलत ये भी गलत, अपना आंसर होगा सही ऑप्शन ए, सी ए डी। फिर उसके बाद आएगा बी, फिर उसके बाद आएगा ई। तो इस तरह से आप डिटरमाइन कर सकते हो कि इंक्रीजिंग ऑर्डर क्या होगा वेवलेंथ का बाल्मेर के लिए। क्वेश्चन नंबर 34, फॉर द रेडियो एक्टिव मटेरियल हमें हाफ लाइफ गिवन है, टी हाफ गिवन है 10 मिनट्स। इफ इनिशियली देर आर 800 नंबर ऑफ न्यूक्लियाई, यानी कि एन नोट हमें गिवन है 800। द टाइम टेकन हमें फाइंड करना है, द टाइम टेकन मतलब टाइम हमें फाइंड करना है फॉर द डिसइंटीग्रेशन ऑफ 600 न्यूक्लियाई, यानी कि 600 न्यूक्लियाई के लिए कितना टाइम लगेगा। तो एक्चुअली हमारे पास एक फॉर्मूला होता है एन इक्वल टू एन नोट 1/2 की पावर नंबर ऑफ हाफ लाइफ। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो एन अपॉन एन नोट 1/2 की पावर एन, और 2 की पावर एन का मतलब ये हो गया कि टाइम कितना लग रहा है एन डिसइंटीग्रेशन होने में, अपॉन में टी हाफ कितना होगा। इस फॉर्मूले का मैं यूज करूंगा। लेकिन यहाँ पर जो एन होता है ना, ये होता है नंबर ऑफ न्यूक्लियाई जो किसी टी टाइम बाद बचे हैं, ना कि जो डिसइंटीग्रेशन हो गए। तो एन क्या होता है, तो एन है नंबर ऑफ अनडिकेड न्यूक्लियाई आफ्टर एन हाफ लाइफ। अब यहाँ पर क्या होगा, एन अगर मुझे फाइंड करना है, मतलब अनडिकेड न्यूक्लियाई की संख्या अगर मुझे फाइंड करनी है, तो वो क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई जो कि एन नॉट है, माइनस जो नंबर ऑफ न्यूक्लियाई डिसइंटीग्रेशन हो चुके हैं, यानी कि 600 में से मैं माइनस कर दूंगा किसको, मतलब एन नॉट कितना 800, 800 में से माइनस करेंगे 600, ये तो आएगा कितने न्यूक्लियाई बचे हुए हैं, तो ये आ जाएगा 200। तो एन की वैल्यू हमें पता चल गई। अब इस फॉर्मूले का यूज़ कर लेते हैं। देखो एन क्या है, एन की वैल्यू 200 अपॉन में एन नॉट 800 इक्वल टू 1/2। ये टाइम जो हमें निकालना है अपॉन टी हैफ कितना है, ये है 10। तो 0 से 0 कैंसिल होगा, इससे ये तो 1/4, 1/4 कितना आ गया 1/2 की पावर टी बाय में 10। या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 1/2 की पावर 2 इक्वल टू 1/2 की पावर टी अपॉन में 10, क्योंकि 1 की पावर आप कितनी भी करो 1 ही आता है। तो 2 की पावर 2 इक्वल टू कितना आ गया 2 की पावर टी अपॉन 10। अब देखो जब दोनों तरफ, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो फाइनली 2 की पावर 2 इक्वल टू आ गया 2 की पावर टी अपॉन में 10। अब जब यहाँ पर ये बेस सेम है, तो जो पावर होगी वो भी दोनों तरफ की इक्वल होगी, यानी कि 2 अपॉन टी अपॉन 10 इक्वल होगा। तो टी की वैल्यू फाइंड करनी है, सो इट विल बी 2 इंटू में 10, यानी कि 20 मिनट अपना आंसर आ जाएगा, 20 मिनट्स, यानी कि ऑप्शन सी सही होगा। ध्यान रखना ये जो है ना, ये है अनडिकेड न्यूक्लियाई की संख्या। नेक्स्ट है द फोर्स बिटवीन न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। देखो न्यूट्रॉन जो है ना, वो एक चार्जलेस पार्टिकल होगा, चार्जलेस पार्टिकल होता है। अब हम अगर इन सब में से आपको बताने की कौन सी फोर्स इनके बीच में लगेगी, भले ही न्यूट्रॉन चार्जलेस पार्टिकल हो, चार्जलेस, लेकिन ये मासलेस नहीं होता, इसका कुछ ना कुछ फाइनाइट मास होगा। और ग्रेविटेशन लॉ हमें ये बताता है, न्यूटन्स का ग्रेविटेशन लॉ, कि अगर किसी भी ऑब्जेक्ट के पास m मास है और एक दूसरे को वो हमेशा आकर्षित करते हैं, या मतलब अट्रैक्ट करते हैं बाय द ग्रेविटेशन फोर्स, और उसका मैग्नीट्यूड होता है G(m1 m2) अपॉन में सेपरेशन का स्क्वायर r²। ये इन दोनों के बीच में क्या लगेगी, ग्रेविटेशन फोर्स, क्योंकि दोनों में मास तो है ही। तो एक बात तो श्योर है कि न्यूट्रॉन प्रोटॉन में ग्रेविटेशन फोर्स तो जरूर लगेगी। जब ग्रेविटेशन फोर्स जरूर लगेगी, तो आंसर में हम बी को जरूर रखेंगे। अब इसको हटा देते हैं, क्योंकि इसमें देखो बी आ ही नहीं रहा है, बाकी आगे चलते हैं। अब न्यूट्रॉन क्या है, न्यूट्रॉन का कोई भी चार्ज नहीं है, चार्ज कितना है 0, भले प्रोटॉन पे चार्ज कुछ हो। और जो कोलम्बियन फोर्स होती है ना, वो के Q1 Q2 अपॉन r² पर डिपेंड करती है। अब क्योंकि न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज ही नहीं है, तो उस पर कोई फोर्स भी नहीं लगेगी। कौन सी फोर्स की मैं बात कर रहा हूँ, कोलम्बियन फोर्स की।
तो एक बात मुझे और पता चल गई, क्या कि डी यानी कि कोलंबियन फोर्स उनके बीच में नहीं होगी। अब जब उनके बीच में कोलंबियन फोर्स नहीं लगेगी तो डी को तो हटा ही दो, इसको भी हटा दो, क्योंकि डी तो लगेगी नहीं ना। तो ये आंसर भी गया, ये आंसर भी गया, बचा एक ही ले दे करके बी और सी। और वो मैंने आपको बता दी, देखो बी ग्रेविटेशन फोर्स तो लगेगी, और सी आपने पढ़ा होगा एक न्यूक्लियर फोर्स के बारे में, जो कि न्यूक्लियॉन्स पर लगती है। न्यूक्लियॉन का मतलब हो गया प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच में लगती है, और चार्ज पर डिपेंड नहीं करती, स्पिन डिपेंडेंट होती है, शॉर्ट रेंज फोर्स होती है, स्ट्रोंगेस्ट फोर्स होती है, फंडामेंटल फोर्स स्ट्रोंगेस्ट कौन सी है, न्यूक्लियर फोर्स। तो इनके बीच में न्यूक्लियर फोर्स भी लगेगी और ग्रेविटेशन फोर्स भी लगेगी, इसलिए अपना आंसर सही होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 36 है, एन इंडक्टर ऑफ इंडक्टेंस 1000 मिली हेनरी इज कनेक्टेड इन सीरीज विद रेजिस्टेंस एंड अ वेरिएबल कैपेसिटेंस, फ्रीक्वेंसी 2 किलो हर्ट्ज। तो ये एक एलसीआर का केस हो गया है, एल सी और आर का। इसमें हम अल्टरनेटिंग सोर्स सप्लाई कर रहे हैं और उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो है 2 किलो हर्ट्ज। तो आपको बताना है कि व्हाट विल बी द कैपेसिटेंस रिजल्टिंग इन ड्रॉइंग द मैक्सिमम करंट फ्रॉम द सर्किट, कि हमें सी की वैल्यू फाइंड करनी है सच दैट कि सर्किट में जो करंट है वो मैक्सिमम जा रहा हो, मैक्सिमम। अब ना मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, आप उसको जरूर देखो, एलसीआर पर बेस्ड। मैंने उसमें एलसीआर की सारी कंडीशन एक्सप्लेन की हुई है। एक्चुअली एलसीआर की एक रेजोनेंस कंडीशन होती है, रेजोनेंस कंडीशन। उसमें क्या होता है कि सर्किट में जो इम्पीडेंस होता है यानी कि जेड, वो हो जाता है मिनिमम। जब सर्किट रेजोनेंस में पहुंचता है तो उसकी इम्पीडेंस हो जाता है मिनिमम और करंट होता है उस समय मैक्सिमम। ठीक है, और जो फ्रीक्वेंसी होती है रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, उसका फॉर्मूला होता है 1/2π√LC। और ये बोल रहा है कि जो फ्रीक्वेंसी है ना उस पर्टिकुलर इंस्टेंट पर वो है 2 किलो हर्ट्ज। तो इसका मतलब मुझे फ्रीक्वेंसी, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पता है, एल की वैल्यू भी गिवन है, तो मैं यहाँ से सी निकाल पाऊंगा। तो उसके लिए क्या करना होगा, इसको स्क्वायर कर देते हैं दोनों तरफ। तो एफ का स्क्वायर इक्वल टू कितना आएगा, 1/2 पाई का स्क्वायर इंटू में एल इंटू में सी निकालना है, तो ये हो जाएगा 1/4 पाई स्क्वायर इंटू में एफ का स्क्वायर इंटू में एल। तो सी इक्वल टू 1/, सब वैल्यू पुट कर देते हैं। फ्रीक्वेंसी कितनी है, 2 किलो हर्ट्ज, तो 2 × 10³ का स्क्वायर, क्योंकि किलो में है। एल की वैल्यू कितनी है, 1000 का मतलब 10³ और मिली है ना, तो 10⁻³ तो हमें इसको कैपेसिटेंस को सोल्व करना है। तो जब आप सोल्व करेंगे ये आएगा 63 नैनो फेराड, यानी कि 63 नैनो फेराड, ऑप्शन बी विल बी करेक्ट। मेन चीज़ है इस पॉइंट को समझना कि करंट मैक्सिमम है, और जब करंट मैक्सिमम है तो मुझे यहाँ से हिंट मिल गई था कि मैं उस फॉर्मूले का यूज कर सकता हूँ रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी वाले का। क्वेश्चन नंबर 37 है, अमॉन्ग द फॉलोइंग विच वन इज रॉन्ग फॉर द स्काई वेव प्रोपोगेशन। ये स्काई वेव प्रोपोगेशन क्या होता है, इसको ना हम आइनोस्फेरिक प्रोपोगेशन भी बोलते हैं, आइनोस्फेरिक प्रोपोगेशन। ठीक है, इसमें क्या होता है, हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को एंटीना की तरह रिफ्लेक्ट करवाते हैं। मान लो यहाँ पर कोई एंटीना है, ठीक है, उससे रे जाएंगी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जाएंगी और वो एटमॉस्फेयर से रिफ्लेक्ट होकर के वापस आ जाती हैं। इसको हम बोलते हैं स्काई वेव प्रोपोगेशन या फिर आइनोस्फेरिक प्रोपोगेशन। अब इसमें जो परमिटेड फ्रीक्वेंसी रेंज होती है वो होती है 3 मेगाहर्ट्ज से लेकर के 30 मेगाहर्ट्ज तक, ये इसकी परमिटेड रेंज है। कितना, 3 से 30 मेगाहर्ट्ज तक के बीच। दूसरा जो शॉर्ट वेव रेडियो होती है सर्विस, वो स्काई वेव प्रोपोगेशन का यूज करती है। अब अपनी स्टेटमेंट देखते हैं। पहली स्टेटमेंट, इस स्काई वेव आर रिफ्लेक्टेड बैक टू, ये स्काई होना चाहिए, स्काई वेव्स आर रिफ्लेक्टेड बैक टू द अर्थ बाय आयनोस्फेयर। तो मैंने आपको बताया इसको आयनोस्फेरिक प्रोपोगेशन भी कहते हैं। जब एंटीना से कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जाती है तो आयनोस्फेयर से रिफ्लेक्ट होकर के वापस आ जाती है। तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट सही है, लेकिन हमें रॉन्ग वाली चूज करनी है। बी, स्काई वेव आर रेडियो वेव्स ऑफ फ्रीक्वेंसी 2 मेगाहर्ट्ज से 30 मेगाहर्ट्ज। मैंने आपको बताया 3 मेगाहर्ट्ज से 30 मेगाहर्ट्ज, तो लगभग ये सेम ही रेंज है, तो ये भी स्टेटमेंट सही है, ये भी सही है। सी, स्काई वेव प्रोपोगेशन इज यूज्ड बाय शॉर्ट वेव ब्रॉडकास्ट सर्विस। तो मैंने आपको बताया शॉर्ट वेव ब्रॉडकास्ट सर्विस या रेडियो सर्विस में इसका इस्तेमाल किया जाता है। फिर ऑप्शन डी है, स्काई वेव आर रेडियो वेव्स ऑफ वेरी हाई फ्रीक्वेंसी 30 मेगाहर्ट्ज से 300 मेगाहर्ट्ज। देखो इतना नहीं, 3 से 30 मेगाहर्ट्ज तक की होगी, ना कि 30 से 300। तो ये रॉन्ग स्टेटमेंट है और यही हमारा आंसर सही होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ 50 मीटर लॉन्ग एंटीना इज माउंटेड एट 200 मीटर टॉल बिल्डिंग, द कॉम्प्लेक्स कैन बिकम ट्रांसमिशन टावर फॉर वेव विद वेवलेंथ। तो आपको वेवलेंथ पता करनी है कितनी होगी। देखो एक फॉर्मूला होता है इसके लिए, लैम्डा इक्वल टू 4 इंटू में लेंथ। अभी हमें क्या निकालना है, लैम्डा। सो लैम्डा इक्वल टू 4 इंटू में लेंथ कितनी 50, सो इट विल बी 200 मीटर अप्रोक्सीमेटली। ऑप्शन बी सही रहेगा। नेक्स्ट है द एवरेज इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ एटमॉस्फेरिक वेव इन अ सर्टेन रीजन ऑफ फ्री स्पेस, आपको गिवन है 9 इंटू 10 की पावर माइनस 4। आपको बताना है कि एवरेज मैग्नेटिक फील्ड सेम रीजन में कितनी होगी। तो देखो एक रिलेशन है E इक्वल टू बी सी, मैं इसी का यूज करूंगा। यहाँ पर C है स्पीड ऑफ लाइट, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ E एवरेज, B एवरेज का जो रेशियो होगा वो होगा स्पीड ऑफ लाइट के इक्वल। तो मुझे निकालना है B एवरेज। सो B एवरेज कितना हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की जो एवरेज वैल्यू है अपॉन में स्पीड ऑफ लाइट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी है 9 इंटू 10 की पावर 9 इंटू 10 की पावर सॉरी माइनस 4, और स्पीड ऑफ लाइट की वैल्यू होती है 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। तो जब आप इसको सोल्व करेंगे यू विल गेट 3 इंटू 10 की पावर माइनस 12 टेस्ला, और इस हिसाब से हमारा ऑप्शन बी सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अमोंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्ट कौन सी। आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। पहली है, अल्ट्रावायलेट रेज कैन बी डिटेक्टेड विद अ फोटो सेल, एक्स रेज आर डिटेक्टेड विद आयनाइजेशन सैंपल, विजिबल लाइट इज डिटेक्टेड बाय थर्मोपाइल, गामा रे आर डिटेक्टेड बाय पॉइंट कॉन्टैक्ट डायोड ई, इंफ्रारेड आर डिटेक्टेड बाय बोलोमीटर। तो इनमें से आपको बताना है ये स्टेटमेंट ई होगी, कौन सी स्टेटमेंट सही है। तो देखो तीन स्टेटमेंट है। पहली, अल्ट्रावायलेट रेज होती है इज डिटेक्टेड विद अ फोटो सेल, एक्सरे आर डिटेक्टेड बाय आयनाइजेशन सैंपल, एंड बोलोमीटर जो होता है उसका इस्तेमाल किया जाता है इंफ्रारेड रे को डिटेक्ट करने के लिए। तो इस हिसाब से हमारी स्टेटमेंट ए सही होगी, बी सही होगी और स्टेटमेंट ई भी करेक्ट होगी। सो वी कैन से दैट आवर करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन बी, ए बी ई स्टेटमेंट आर करेक्ट। मैं आशा करता हूँ कि जितने भी क्वेश्चन हमने इस पार्ट में डिस्कस किए हैं वो सब आपको क्लियर हुए होंगे। अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके अपना डाउट पूछ सकते हैं, और अगर आपको सब कुछ समझ में आ गया है, सब कुछ क्लियर है और कुछ नया सीखा है तो लाइक करके मुझे ज़रूर बताएं। थैंक यू एवरीवन, बाय एंड टेक केयर।